वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12th सेशन 11 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डेवलपमेंट एंड इट्स नेचर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर नेचर ऑफ डेवलपमेंट, हाउ डेवलपमेंट अकर्स, ग्रोथ कर्व एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली आप क्या समझते हो डेवलपमेंट से और कैसे वो अकर करते हैं, लाइक हाउ इट अकर्स, और उसका जो ग्रोथ कर्व है वो कैसे बढ़ता है। The topics to be covered in this session are importance of principles of development, approaches to study development. Now let's talk about the objectives. After studying this lesson, you will be able to understand the concept and processes of development, identify and explain the principles of development, gain an understanding of the main approaches to study development, differentiate between growth and development. यहाँ पर आप इस लेसन में आप पढ़ोगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है डेवलपमेंट के लिए और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, एंड वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी डेवलपमेंट, एंड देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ डेवलपमेंट। Development is a process by which an individual grows and changes throughout its lifespan. डेवलपमेंट क्या है? जैसे जैसे इंडिविजुअल बढ़ता जाता है, ग्रो करता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। ओवरऑल हर लाइफ साइकिल में, हर एक एज साइकिल में आप देखोगे, और इस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं। दिस चेंज में बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच आर ऑर्डरली and coherent and which lead towards the goal of maturity. इस चेंज को हम बोलते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की। जैसे आप एक चाइल्ड से लेके एडल्टहुड तक जब हो जाता है तो बहुत से चेंजेस आते हैं उसमें, और जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेच्योरिटी लेवल उसका बढ़ता जाता है और वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट्स भी स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट, development can therefore be summed up as consisting of progressive, coherent and orderly changes, changes which have a definite direction and leading forward, changes which are not haphazard but where there exists a definite relationship between what exists and what will come after. कि प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं उसमें, उसके अलावा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है और वो एक लीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, और रिलेशनशिप मेंटेन रहता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रेजेंट क्या है और उसका जो आगे फ्यूचर है, दैट हैज अ कनेक्शन। नाउ हाउ मैच्योरेशन अकर्स। मैच्योरेशन अकर्स ड्यू टू टू प्रोसेसेस। मैच्योरेशन रेफर्स टू द अनफोल्डिंग or gradual opening up of traits or potentials present in an individual because of genetic inheritance. कि जो maturation है वो gradually upgrade होती है और उसमें potentials होते हैं involved, और maybe because of genetic inheritance also. Learning takes place as a result of a child's interaction with the environment which then brings about a change in his behavior. लर्निंग जो है, चाइल्ड जब ग्रो करता है, सोशली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, धीरे धीरे वो सीखता है, अपने बिहेवियर में उसके चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बेबी बिगिंस टू टीथ or starts walking, it is because of maturation. But when a child acquires the skill of performing dance, specific dance or singing a particular song, it is an act of learning. कि अगर कोई स्किल उसको एक्वायर करनी है लाइक डांस में या सॉन्ग में, तो वो पार्ट हुआ लर्निंग का। लेकिन जैसे बेबी ग्रो कर रहा है, लाइक टीथिंग प्रोसेस आ रहा है या उसको वॉकिंग प्रोसेस में जब वो आता है तो वो होता है मेच्योरेशन की वजह से। सो बोथ मेच्योरेशन एंड लर्निंग
occur side by side, तो दोनों ही चलते रहते हैं simultaneously. Maturation provides the raw material for learning. That is, no amount of effort on the part of the individual can bring desired results if the inherited trait has limited potentialities for development. कि maturation क्या कहता है एज अ रॉ मटेरियल लर्निंग के लिए, कि अगर उसमें उतनी मेच्योरिटी लेवल ही नहीं होगा तो जो रिजल्ट निकलेगा इट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव. तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि लर्निंग के लिए उसको क्या चाहिए, एक उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो उस चीज को सीख सके, उस स्किल को डेवलप कर सके. हाउ डेवलपमेंट अकर्स. Learning or interactions with the environment in the form of doing various activities result in change in behavior. जैसे वो socially interact करते हैं, learn करते हैं कई सी चीज, बहुत सारी चीजों को, और various activities जब वो perform करना start कर देते हैं तो उसकी change behavior में जो changes observe कर सकते हैं. Maturation and learning are complementary processes. कि maturation अच्छा है तो लर्निंग भी ऑब्वियसली अच्छी होगी, अगर लर्निंग अच्छी है तो मेच्योरेशन ऑब्वियसली अचीव हो सकता है अच्छा. नाउ यू कैन सी अ ग्रोथ कर्व हियर. द ग्रोथ कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एंड एज इन ईयर्स. जैसे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही एज ग्रो करती है तो क्या होता है, उसका मेच्योरेशन जो लेवल है, पोटेंशियलिटी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता जाता है with the growing age. So the following diagram will make the idea more clear. As you can see in this graph कि जब आप 16 फर्स्ट ईयर से लेके देख लो 16 इयर्स तक कितना चेंज है मेच्योरिटी लेवल में. Next, in this diagram, age in years is shown on the x-axis and percentage of growth on the y-axis. The slope of the curve indicates the nature and level of growth. It is clear from this diagram that growth is very rapid in the first 3 years. कि जो first 3 years होते हैं उसमें जो growth period है वो बहुत ही fast है. And in the first year it is more rapid. कि जब आप देखते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि जो 5 साल में child सीखता है वो बहुत ही faster rate पे सीखता है. जो learning capacity होती है वो सबसे ज्यादा 5 years तक की एज में होती है, 1 to 5 years. So thereafter from 5 years to approximately 12 years, the pace of growth slows down. कि 5 years से लेकर 12 years तक ये जो पेस है, जो ग्रोथ लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट 5 years में आप देख सकते हैं. The period following this from 12 to 18 is once again a growth spurt stage in which rapid growth takes place. फिर again curve जो वो raise हो रहा है 12 से लेके 18 years में, जिसको हम बोलते हैं टीन एज, क्योंकि 12 years के बाद 13 to 18 लगा देते हो तो that is a teen age. और इसमें भी जो है बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ आप देख सकते हैं. The growth curve is important in that it indicates that growth is a continuous process. Secondly, it also shows that growth is an ongoing process. कि growth एक static नहीं है बल्कि changeable है और वो आगे बढ़ती जाती है. Now let's talk about principles of development. Development follows a pattern. Development proceeds from general to specific. Development leads to integration. Development is continuous. Individuals differ with respect to the rate of development. कि development जो है एक pattern follow करता है और एक general से लेकर वो एक specific तक आ जाता है, point करता है और एक integration level को rise करता है. और development एक particularly एक जगह पे fix नहीं है, वो continuous है और आगे चलता जाता है. Next, individuals differ with respect to the rate of development. हर एक का जो development capacity है, जो growth percentage है, वो हर एक individual का vary करेगा. Development occurs at different rates for different parts of the body. Development proceeds from egocentrism to allocentrism. Development proceeds from heteronomy to autonomy. Development is predictable. डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट रेट्स पे बढ़ता है
आपके जो बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, उसके बाद ईगोसेंट्रिसिज्म से वो मूव करता है एलोसेंट्रिसिज्म में, फिर हेटेरोनॉमी से लेके ऑटोनॉमी में शिफ्ट करता है, और डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं, इट इज प्रेडिक्टेबल कि आगे उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। It helps us to know what to expect and when to expect it. It gives information on when to stimulate and when not to stimulate growth in the child. That is, provide opportunities or wait for maturation. It helps parents, teachers and others who work with children to prepare them beforehand for the bodily changes, interests and behaviors that are to take place. तो डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि वो चाइल्ड को पहले से बिफोर हैंड जो है बॉडीली चेंजेस से पहले उनको प्रिपेयर कर सके, उनके इंटरेस्ट बिहेवियर्स को वो क्रिएट कर सके। नाउ अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। द टू मेन अप्रोचेस टू स्टडिंग डेवलपमेंट आर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच एंड द अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। नाउ व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल अप्रोच? It implies studying several representative children of different ages at the same point of time. मतलब काफी सारे जो चिल्ड्रंस हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्कआउट कर रहे हैं। There is usually only one observation for each child and developmental changes are identified by including children of different ages in the study. इस स्टडी में क्या किया हमने, डिफरेंट एज ग्रुप्स को इकट्ठे बिठाया, and we are working, we are observing on that groups. For example, changes in intellectual ability may be investigated by comparing the performance of representative samples of 1 year, 2 year, 3-year-old and so on. कि आपने देखा कि इंटेलिजेंस जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो किस बेसिस पे, 1 ईयर पे, 2 ईयर के लिए भी, 3-year-old. The advantages of this approach are: it prevents the loss of sample strength which occurs in studies of long duration. It is cost effective, saves time and facilitates record keeping. It is practicable. कि इसके जो एडवांटेजेस बताए हैं कि वो सैंपल स्ट्रेंथ के लॉस को प्रिवेंट करता है, और ये स्टडीज जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए ले सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेव करता है, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी इजी, इट इज एन इजी मेथड, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच आर द टोटलिटी एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन इज लॉस्ट। कि आप एक इंडिविजुअल को हम नहीं देख सकते, हम एक ग्रुप को ले रहे हैं। व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल? देयर इज अ लॉस ऑफ डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी इन स्टडिंग द पर्सन्स इन द सैंपल, कि जो डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है जब हम एक पर्टिकुलर सैंपल को लेकर ऑब्जर्वेशंस बना रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच. This approach emphasizes on the study of the same person over a period of time, noting the stability and changes taking place during that time span. इसमें हम देखते हैं कि इस अप्रोच में कि जो एक ही पर्टिकुलर पर्सन को लिया और हमने अलग अलग टाइम पीरियड में उसको नोट किया कि उसकी क्या स्टेबिलिटी है और क्या चेंजेस हुए हैं उस टाइम स्पैन के अंदर. Thus, if a set of newborn babies constitute the sample, they are seen through infancy, early childhood, late childhood, etc. अगर हम एक सैंपल लेते हैं लाइक न्यूबॉर्न बेबीज का, तो हम उनके उसमें ये देखेंगे कि क्या उनका इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड क्या है एंड लेट चाइल्डहुड. केस स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ वन सच मेथड यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडीज फॉलो करते हैं और एक पर्टिकुलर सैंपल को लेकर उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखते हैं. Some disadvantages of longitudinal study are: difficulties are encountered in keeping contact with a large sample over a long period of time. It is time consuming and expensive.
Repeated testing makes the subjects test wise, which affects the scores. तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करना और उसकी टाइम ऑफ स्पैन को नोट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. सबके लिए रिपीटेडली टेस्ट बनाने पड़ते हैं, सब्जेक्ट्स टेस्ट वाइज रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं. नाउ this is a small exercise for you, that is do it yourself. Explain the term development. What are the two main processes which bring about development? State briefly the main principles of development. Give examples to illustrate any three of them. How does knowledge of the principles of development help? Now this is another exercise for you. Do it yourself. In this you have to differentiate between the following. The first is maturation and learning. यहाँ पर आपको बताना है कि maturation क्या है, concept उसका, और learning. अभी हमने ये पहले बात की थी कि maturation जो है वो raw material है learning का, कि if there is no maturation then the learning cannot be made it out. और आप ये देख सकते हैं कि different stages में किस तरह से इसको apply किया गया है. Second है longitudinal and cross sectional approach. यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल क्या था कि डिफरेंट एज ग्रुप्स को हमने बिठाया और उस पे हमने ऑब्जर्वेशन रखी, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल. लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर हमने उसको किया, एंड दैट इज वेरी लॉन्ग मेथड टू डू. तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं. थर्ड है ईगोसेंट्रिसिज्म एंड एलोसेंट्रिसिज्म. ईगोसेंट्रिसिज्म की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ईगो का मतलब अपने आप को, लाइक यू आर सेल्फ सेंटर्ड. तो आपको ये बताना है और किस तरीके से चाइल्ड जो है जब डेवलप करता है तो वो सोशली इंटरेक्ट करता है, एंड देन ही कम्स इनटू द एलोसेंट्रिसिज्म. एलोसेंट्रिसिज्म का मतलब नॉट थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ बट going on for the others also, thinking about also for the situations also for others, that is allocentrism. Next आता है आपका heteronomy और एक है autonomy. Heteronomy का जब हम बात करते हैं, heteronomy means कि it is within a particular group. जब हम देखते हैं कि जब child है तो he is very much happy in his own particular age group और उसी में ही वो रहना चाहता है. लेकिन जब हम बात करते हैं हेट्रो मीन्स सिमिलर, तो हेट्रोनॉमी वर्ड इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट. ऑटोनॉमी मीन्स ओवरऑल, तो फॉर ऑल, दैट इज ऑटोनॉमी. सो इन दिस सेशन you have learned about maturity, learning, various approaches of development, egocentrism also, allocentrism, then heteronomy, autonomy. What do you understand by the developments? You have seen the growth curve also, how it differentiates from the various age groups. जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि first to 5 years जो होता है, that is the peak period of development, that is the peak period of learning, and one can learn very easily in during that period. And after that 12 to 18 years, it is the most important age in our life, which is also known as teenage. So how a person learns to live, how to interact. So we have all discussed these things in this session. Thank you.